स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एडिटर पर। मैं आपका साथी अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर एक क्लास शुरू की जाती है एक नए टॉपिक के साथ, भारतीय संविधान। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में आपको बता देता हूं। 1498 में यहाँ पर विदेशियों का आगमन शुरू हो गया, जिसके बाद भारत में बहुत सारे विदेशी आए। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार करते करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर अपने शासन को भी उन्होंने क्या किया, अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने यहाँ पर विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशन अपने यहाँ पर शुरू किए, जिससे उन्होंने प्रशासन करना क्या करा, शुरू कर दिया। ठीक है, टाइम टाइम पर उन्होंने अलग अलग एक्ट लाए और भारत को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए उन्होंने एक्ट पारित किए और यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत लोगों के अंदर आज़ादी की भावनाएं जागने लगी और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। जिसके बाद धीरे 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 आपका जो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत को चलाने के लिए एक भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, अब उसे कैसे बनाया गया, किन किन बातों को उसमें जोड़ा गया, ये सभी आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान जब यहाँ पर 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था, उन्होंने दो राज्य अलग पूरे भारत को दो राज्यों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत में। तो भारत के जो लोग थे उनमें क्या था, उन्होंने मांग की थी भारतीय संविधान को बनाने की। तो ब्रिटिशों ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1940 में भारत में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तीन सदस्य थे, शायद स्टीफर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्य जो मिशन कैबिनेट था वो भारत आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक संविधान सभा का गठन किया। किसका? संविधान सभा का गठन किया गया। ये संविधान सभा ही क्या करा, इस संविधान सभा के द्वारा क्या कार्य थे, इसके संविधान का निर्माण करने का कार्य जो था इसी संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस संविधान सभा को जो है 9 दिसंबर 1946 में इस संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक जो है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसका जो अस्थायी अध्यक्ष था वो किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मैंने संविधान में आपको इसी एक क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे उन बिंदु को मैंने इसी क्लास में आपको भारतीय संविधान की इस क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। जो परीक्षा के कुछ जो ये टॉपिक आपकी पहले भी परीक्षा में आ चुके हैं और इनके आगे परीक्षाओं में आने की भी संभावना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको इस क्लास में पूरे कराने के लिए कोशिश की है। ठीक है, तो आपकी जो ये तारीख है, मैंने डेट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी है इस टॉपिक को कि जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, वो किस तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी। और इस बैठक का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, उस बैठक में स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हो गई। यानी जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था,
उसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान निर्माण की शुरुआत कर दी। जिसके बाद 22 जनवरी 1947, ये जो डेट है आपकी 22 जनवरी 1947, ब्रिटिशों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और भारतीय संविधान के निर्माण हेतु समितियों का गठन किया गया। उन समितियों के अलग अलग कार्य थे, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, इन सभी समितियों का गठन किया गया। किसके लिए? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। ये कब किया गया? 22 जनवरी 1947, जब उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था उसकी स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका अगला टॉपिक। अगली डेट जो है आपकी वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? आपका जो संविधान सभा थी जो हमारी, उन्होंने एक संविधान का क्या हुआ, एक संविधान का निर्माण कर लिया। उस संविधान को उन्होंने देश के संसद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उनके सामने रखा। उन्होंने संविधान सभा के द्वारा संविधान जो था वो संविधान सभा ने बनाकर तैयार किया, उसे क्या किया, संविधान को पारित कर दिया। इसमें संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया था उसमें कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में। फिर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी, ये भी डेट इंपोर्टेंट है परीक्षा के देख, ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में। कैसे? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। फिर आ गया आपका 26 जनवरी 1950, जो संविधान का बनकर तैयार किया गया था उसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो संविधान जो लागू हुआ था भारत में, कब हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कुछ और भी तारीख इंपोर्टेंट है, जैसे 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भारत के द्वारा क्या हुआ? अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। हमारे जो संविधान की प्रकृति है वो क्या है? हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो अर्धसंघात्मक है। कैसी प्रकृति का संविधान है हमारा? अर्धसंघात्मक। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। यह आ गया भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें जो एक समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान को बनाया गया। उन्हीं की क्या थी, संविधान में अहम भूमिका थी। उन्होंने क्या करा कि देश पर अच्छा शासन चलाने के लिए विदेशों में जो संविधान चल रहे थे, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था, उनमें से अच्छी चीजें जो भी मतलब अच्छी टॉपिक था उनके संविधान का, जो भारत में वे लागू कर सकते थे, यहाँ पर लोगों को सुविधा के अनुसार दे सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, विदेशों के संविधान से कुछ चीजें ले ली। जैसे सबसे पहला देश आ गया, उन्होंने भी विदेशों से लिया, उनमें से एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये अमेरिका से ली गई है। और वित्तीय आपात, ये भी किससे लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ये जोड़ा गया। क्या क्या? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि और वित्तीय आपात। ये टॉपिक सभी कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब अगला देश आ गया आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, विधि शासन, रिट, मंत्रिमंडल, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व।
ये जो टॉपिक है कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। क्या क्या? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, विधि शासन, रिट और मंत्रिमंडल, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए अगले देखते हैं। अगला है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिए गए है? नीति निर्देशक तत्व। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का चयन, ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से। फिर आ गया अगला टॉपिक आपका, अगला देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, ये किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संसदीय विशेष अधिकार और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी किससे ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर देश आ गया आपका जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंध निलंबन संबंधी शक्तियां, यानी जब भी कभी आपके देश में आपातकाल लग जाएगा तो राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो ये जो टॉपिक है कहां से लिया गया? हमारा जर्मनी के देश से लिया गया है। फिर आ गया कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये टॉपिक लिए गए हैं आपके कनाडा से। फिर आ गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जब भी देश को ये लगेगा कि हमारे देश में इन चीजों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो उसको संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ लिया जाएगा। ये जो टॉपिक है किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फिर प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर आ गया फ्रांस। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? गणतंत्र ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये जो टॉपिक है आपके कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें किसके द्वारा? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर आगे जापान। जापान के से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक ब्रिटिशों को द्वारा एक अधिनियम लाया गया था 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल का कार्यकाल, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां और लोक सेवा आयोग, ये जो टॉपिक है ये किससे लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये थे हमारे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो देश से जो लिया गया है वो मैंने आपको सभी डिटेल में यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम भारतीय संविधान पे। तो भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया था उसमें जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें क्या क्या था? उसमें आपकी जो थी 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन किया गया और हमारे संविधान में अब 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जिनमें हमने आपको 12 की 12 अनुसूचियां यहाँ पे बताई जाएगी। सबसे पहली जो अनुसूची है वो आ गई आपकी, तो भारतीय संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? अब इन अनुसूचियों में क्या है कि भारतीय संविधान बहुत विस्तृत था, जिसको समझने के लिए जो भारतीय संविधान के विशेषज्ञ थे जिन्होंने बनाकर तैयार किया, उन्होंने इसे अनुसूचियों में, भागों में और अनुच्छेद में बांट लिया। तो आपके 12 अनुसूचियों में अलग अलग विषयों को रखा गया। फिर उन अनुसूचियों के अलग अलग विषयों को 22 भागों में रखा गया और 22 भागों के अलग अलग टॉपिक को बताने के लिए 395 अनुच्छेद बनाए गए। तो आइए देखते हैं किस अनुसूची में कौन से विषय को बताया गया है। तो आपकी जो प्रथम अनुसूची है उसमें संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को
किसमें बताया गया है? प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख जो है आपका आपकी दूसरी अनुसूची में है। भारतीय पदाधिकारी क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का जो उल्लेख है वो आपको किस में मिलेगा? द्वितीय अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या है? भारतीय पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। इन्हीं जो ये जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये सभी की जो शपथ ली जाती है, पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली गई है, उसके क्या प्रावधान है, ये सभी किसमें बताई गई है? तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या है आपकी? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। जो आपके राज्य और संघ शासित प्रदेश है उसमें राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व का जो विवरण है वो किसमें दिया गया आपको? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान। जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहां पर अलग से प्रशासन बनाया जाता है, तो उन क्षेत्रों में किस तरह के प्रशासन है, किस तरह वहां नियंत्रण किया जाता है, तो ये सभी आपको पांचवी अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को ममता, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें किस तरह का प्रशासन है, इन सभी टॉपिक को हमने छठी अनुसूची में रखा है। सातवीं अनुसूची जो थी वो उसमें आपको क्या दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, ये जो दिया गया है वो किसमें दिया गया है आपको? सातवीं अनुसूची में। अब आ गया आपकी आठवीं अनुसूची। ये आपकी जो मूल संविधान था, मूल संविधान में आपके 22 क्या थे? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन होने के बाद इसमें अब 22 भाषाएं हैं, यानी 8 और भाषाओं को इसमें जोड़ लिया गया। सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1967 में किया गया था। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया और इस प्रकार भारतीय संविधान में अब 22 भाषाएं मिलती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी अगली अनुसूची पर। अगली अनुसूची है हमारी 9वीं अनुसूची। ये अनुसूची भारतीय मूल संविधान में नहीं थी, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1900 इसको कैसे जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इसी अनुसूची में जो सम्मिलित विषय है उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसमें? 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित विषय है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर आ गया आपकी 10वीं अनुसूची। ये दलबदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, एक नेता दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में, तो इस तरह से दलबदल के प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं और ये अनुसूची आपकी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। फिर आ गया आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए जो 29 विषय प्रदान किए गए हैं उसको जोड़ा गया। किसमें? 11वीं अनुसूची में। और ये जो अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। फिर आ गया आपकी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिका है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये जो अनुसूची थी आपकी 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई और इस प्रकार आपके संविधान में 12 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हो गई है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, कुछ टॉपिक है इंपोर्टेंट है, ये भी नोट में दिया है आपको। ये संविधान से थोड़ा अलग है, पॉलिटी का टॉपिक है ये।
भारत में 552 समथिंग रियासत थी। जब बंटवारा किया जा रहा था तो भारत में 552 रियासतें जोड़ी गई। कुछ बाकी सब किसमें, कुछ तो रियासतें भारत में जोड़ ली गई, कुछ पाकिस्तान को दे दी गई, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी ना तो पाकिस्तान में जाने को खुश थी, ना ही वो भारत में सम्मिलित होने के लिए खुश थी। तो इसको क्या हुआ, हमारे जो एक महान नेता हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों के द्वारा उन रियासतों को भारत में जोड़ लिया गया। वो कैसे जोड़ा गया, वो एक थी रियासत आपकी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिला लिया गया। ये हो गया आपके टॉपिक, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले पर। आ गया आपके भारतीय संविधान के भाग। 12 अनुसूचियों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया। अब चलिए चलते हैं हम भारत के संविधान के भागों पर। भाग में आपके कौन से भाग में किस अनुच्छेद को दिया गया है, ये इस टॉपिक में बताया गया है, ठीक है, कि उस भाग में किसको, कौन सा टॉपिक उस भाग में है, और उस टॉपिक से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो आपको इसके सामने मैंने लिख दी है। इसी तरह आपको ये याद भी करने हैं, परीक्षा में पूछे जाने पर आप इनका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई अनुच्छेद ही पूछ लिया आपसे, तो अगर आपको ये याद है कि ये अनुच्छेद उस टॉपिक से संबंधित है, तब भी आप उसका आंसर पेपर में लगा के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपके दिए गए हैं, उसमें क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और ये भाग संविधान का भाग 1 है। अनुच्छेद 5 से 11 ये संविधान का भाग 2 है, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 जितने भी अनुच्छेद है, सब में क्या दिया जाएगा, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। ये नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको इन अनुच्छेदों में देखने को मिलेंगे। फिर आ गया 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में आपको दिए गए हैं मौलिक अधिकार। ये संविधान का क्या है, भाग 3। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद, उसमें क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर आ गया अनुच्छेद 36 से 51, ये आपके दिए गए संविधान के भाग 4 में, जिसमें बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। फिर आ गया 51 क्या है, ये संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिसे संविधान के भाग 4 के में जोड़ा गया है। और इसमें क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य को। तो संविधान के भाग 4 के में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में बताए गए हैं, ठीक है। फिर आ गया भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। इस सभी में किसका जिक्र है, संघ संबंधी सारे जो बातें हैं वो सभी आपकी अनुच्छेद 52 से 151 तक दी गई है संविधान के भाग 5 में। अब अगला भाग आ गया आपका, अगला भाग है आपका संविधान का भाग 6। ये 152 से 237 तक के जितने भी अनुच्छेद है, उसमें आपको राज्य संबंधी प्रावधान जो होंगे वे आपको किसमें मिलेंगे, भाग 6 में। और अनुच्छेद 152 से 237 तक का जितने भी अनुच्छेद है, इसमें सभी में क्या मिलेंगे, राज्य संबंधी प्रावधान आपको इनमें देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ गया भारतीय संविधान का भाग 7 अनुच्छेद 238। भारतीय संविधान के भाग 7 में जो अनुच्छेद 238 था, उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया। जिसमें क्या था, पहले अनुसूची के भाग 6 के राज्य ये दिए गए थे, इन्हें 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया। 8वां भाग आ गया आपका। 8वां भाग जो है आपका, वो है आपका अनुच्छेद 239 से 242 तक। इन अनुच्छेद में आपको संघ राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान देखने को मिलेंगे। फिर आ गया भाग 9। भाग 9 में है आपके पंचायत संबंधी प्रावधान, जितने भी है वो भाग 9 में है। और अनुच्छेद 243 व 243 से 243 अ तक का जो अनुच्छेद है, उसमें आपको पंचायती संबंधी प्रावधान देखने को मिलेंगे। संविधान के भाग 9 के में नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 यह 6 तक का आपको दिए गए हैं नगर पालिकाएं संबंधी। भाग 9 के में सरकारी समितियां, 243 यह जैसे 243 यह तक का जो प्रावधान अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें सहकारी समितियां संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 10 में है आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र।
भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जो आप मिलेगा आपको 244 में 244 के अनुच्छेद में। ठीक है, फिर आगे संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो आपको भाग 11 में मिलेंगे, और अनुच्छेद 245 से 263 तक के जितने अनुच्छेद है वो आपको किस में मिलेंगे, भाग 11 में। और क्या मिलेगा उसमें आपको, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है आपका, वित्तीय संपत्ति सुविधाएं और वाद। ये जो टॉपिक है, ये जो वित्तीय संपत्ति सुविधाएं और वाद जो है आपको अनुच्छेद 264 से 300 तक का आपको मिलेंगे भाग 12 में। भाग 13 जो है आपका अनुच्छेद 301 से 307 तक का भाग 13 है आपका, जिसमें भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम इस संबंधी प्रावधान आपको भाग 13 में मिलेंगे। भाग 14 में 308 से 323 तक से जो अनुच्छेद है वो भाग 14 से संबंधित है, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी, स्टेट एक तो यूपीएससी हो गया, फिर यूपीपीसीएस वगैरह, ये सब जो चीज है आपको किसमें देखने को मिलेगी, भाग 14 में। भाग 14 क्या में है आपका अधिकरण, इसमें आपके 323 के है व 323 के है, ये अनुच्छेद दिए गए हैं। और भाग 15 है आपका निर्वाचन संबंधी प्रावधान, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक का दिया गया है। ये हो गया भाग 15 आपका। अगला भाग है आपका 16, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, ये दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक का दिए गए हैं भाग 16 में। भाग 17 में आपकी राजभाषा, जिसे अनुच्छेद 343 से 351 तक का बताया गया है। भाग 18 में आपके आपात उपबंध, जो कि 352 से 360 तक का आपको दिए गए हैं। 19 में है प्रकीर्णन, 361 से 367 तक। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, उसे बताया गया आपका अनुच्छेद 368 में। और 21 में है स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इससे आपके दिए गए अनुच्छेद 369 से 392 तक का। और 22वें भाग में संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्देशन जो दिया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। ये हो गए आपके संविधान के 22 भाग। अब आगे आपको पढ़ाए जाएंगे अनुच्छेद, जितने भी अब तक परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये मैं आज आपको इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ाए जा, नहीं सारे ये अनुच्छेद नहीं पूछे जाते, परीक्षाओं में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जिनको मैं इस क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर एक दो बातें और भी है संविधान से संबंधित। आपकी जो संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, उसमें हमें 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये हो गए आपके 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें दी गई है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स पे। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, संविधान के 22 भागों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते हैं नए टॉपिक पर, संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के आर्टिकल। वैसे तो संविधान में 395 आर्टिकल है, लेकिन मैंने परीक्षा के देखते हुए आपको यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन्हीं के बारे में मैंने आपको इस क्लास में अब आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र, ये किसमें बताया गया, आर्टिकल नंबर 1 में। आपको 22 भाग संविधान के जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक थे मैंने आपको सभी बता दिए। आर्टिकल भी सिर्फ मैं आपको डिटेल में नहीं इसी तरह बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपको मैं एक पॉलिटिकल अलग से एक क्लास शुरू करूंगा पॉलिटी की, उसमें मैं आपको हर एक अनुच्छेद की डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है हम अपने थोड़ी सी तेज स्पीड से इन आर्टिकल्स को कर लेते हैं, क्लास काफी बड़ी हो जाएगी वरना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे अनुच्छेद पर। अनुच्छेद है हमारा दूसरा,
गया आपका अनुच्छेद 5 से 11। तो भाग 2, संविधान का भाग 2 जो है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो किस में बताए गए हैं आपको? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में हमें क्या बताया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है हमारा 14। तो अनुच्छेद आपका जो संविधान का भाग 3 है, संविधान का भाग 3 जो है उसमें आपको क्या बताया गया है? मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, ये जो मूल अधिकार है ये यूएसए से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकारों को लिया गया है। और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इन्हें मूल अधिकारों का या भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इनमें जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक के अनुच्छेद कौन से हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है। उसी में एक अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये सभी किसमें, इन सब की विधि के समक्ष समानता किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14 में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है हमारा 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत, क्या कहा गया है इसमें? अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत भारत में फैली हुई थी उसका जो अंत कौन करता है? अनुच्छेद 17। ये हमारा मूल अधिकार है कि हमें इस तरह का कोई घटना ना हो कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद 18। टॉपिक नहीं, अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 18। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो मूल संविधान में, अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार। ये किस में दिए गए हैं हमें? अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 में आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा इसमें से जो हमारा छठा मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको संविधान इस अनुच्छेद से हटाकर अनुच्छेद 300 के में रखा गया। ठीक है, इसमें हमारी जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति का जो अधिकार था हमारा, वो इसमें से हटा दिया गया और किसमें जोड़ दिया गया? 300 के में जोड़ दिया गया। तो हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची हुई है हमारी मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की। लेकिन अब जो हमारा संविधान संशोधन होने के बाद जो संविधान बना है उसमें क्या है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली जो स्वतंत्रता है इसमें 19A में, आर्टिकल 19A, बोलने की स्वतंत्रता। किसमें है बोलने की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19A में। बी, अनुच्छेद 19B में क्या है? शांतिपूर्वक हथियारों के साथ सम्मेलन करने की क्या है? स्वतंत्रता। यानी हम कहीं पर भी बिना हथियार के शांतिपूर्वक अपना क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं, सभा बना सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? बी में। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करना, किसमें है ये? अनुच्छेद 19B में। फिर आगे तीसरी स्वतंत्रता। तीसरी जो स्वतंत्रता है हमारी वो संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी संघ अपने आप से बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है ये? आर्टिकल 19 के C में। डी में है आपका क्या? आर्टिकल डी में है देश के किसी भी कोने में
आवागमन की स्वतंत्रता, यानी हम देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं सिवाय कुछ जनजातीय क्षेत्रों के। देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। ई में क्या है? ई में है देश के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी किसमें है? हमारी 19 ई में। एफ हमारा हटा दिया गया था संविधान संशोधन के द्वारा। और जी में क्या है? जी में है आपका कोई भी व्यापार या या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये किसमें है? 19 जी में। ये हो गई आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसमें? अपराध के लिए दोष सिद्धि। अगर आपने कोई अपराध किया, वो दोष सिद्ध हो गया और फिर दोबारा उस अपराध के लिए कोई नई सजा, कानून बनाया गया, कोई नई सजा का, तो आपको वो सजा नहीं मिलेगी जो आप पुराने समय से ही सजा काटते आ रहे हैं, उसी सजा को आपको मिलेगी। दूसरी कोई आपको सजा नहीं मिल सकती। यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 20 में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आपका अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 और 20 ये दो ऐसे आर्टिकल है, ये दो ऐसे अनुच्छेद है जिसमें आपको अगर कहीं आप देश में आपातकाल की स्थिति बन गई और कर्फ्यू लग गया, तो ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 20 और 21 ये आपके कर्फ्यू में भी लागू, ये आपके कर्फ्यू में भी इनको इन अधिकारों को आपसे नहीं छीना जा सकता। ये दो मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 में। इन दो मूल अधिकारों को आपको आपातकाल की स्थिति में भी आपके नहीं हटाए जा सकते, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। इससे पहले एक और अनुच्छेद है 21 का कै, 21 कै। इसमें इसे जो अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 कै, आर्टिकल 21 कै में आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसमें? 21 कै में। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की, 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य करना, बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करना, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 21 कै में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 21वें अनुच्छेद में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 कै। उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करना या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये इसमें कहा गया 21 के कै में। तो चलिए चलते हैं अपने अगला है आपका 22। 22 में क्या है? 22 में है कुछ दशाओं में दोष सिद्धि। तो चलिए अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये कैसा है कि मान लीजिए कोई आपको जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले। इसके लिए आपको उन्हें तीन बातों की आपको पता रहना चाहिए कि 3 बातें का आपको अधिकार है। कैसे?
पहला अगर कोई आपको गिरफ्तार करना आता है, मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई, तो उससे पहले आपको उनसे गिरफ्तारी का कारण पूछना होगा। फिर दूसरा कि आपको उन्हें अपने परिचित को, जान पहचान वालों को, तो अनुच्छेद 22 में क्या था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस को आपको तीन अधिकार दिए जाते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, दूसरा आपको आपके सगे संबंधियों से संपर्क करने के लिए पुलिस आपकी सहायता भी करेगी। अगर आपसे चाहो तो अपने सगे संबंधियों को बता सकते हो उस बारे में। और तीसरा जो है, आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, संबंधित जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना पड़ेगा आपको। इसमें किसमें, 22 में, अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण आपको दिए गए हैं। ये हो गया आपका मूल अधिकार, अनुच्छेद नंबर 22। अगला अनुच्छेद है आपका 23। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार व बलात्संग में से संरक्षण। ठीक है, अब ये जो है, ये फिर स्क्रीन में ये दिक्कत हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लॉक्स। अनुच्छेद 23 में आपको क्या दिया गया, मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 23 में। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव की तस्करी यानी मानव देह की तस्करी नहीं कर सकता और किसी भी बालक को किसी भी जोखिम भरे कार्य के लिए नहीं लगा सकता। किसमें, अनुच्छेद 23 के तहत। फिर आ गया अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन। बालकों का कोई भी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे को किसी भी कारखाने में काम या किसी रेस्टोरेंट में, इनमें कोई भी जोखिम भरे कार्य है तो उसमें हम किसी भी बालक से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को कार्य में नहीं लगा सकते। किसमें, अनुच्छेद 14 में। कारखानों में कार्य करने का प्रतिषेध। किसका प्रतिषेध है ये, प्रतिषेध। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के द्वारा। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 24। अगला अनुच्छेद है आपका 25। अनुच्छेद 25 में धर्म के आबद्ध रूप से, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, 25 में। धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसमें है, अनुच्छेद 25 में। प्रचार करने की स्वतंत्रता ये किसमें दी गई है, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है आपका, अगला अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपको जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन सभी का जो संरक्षण करता है वो कौन करता है, अनुच्छेद 32। इसीलिए इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हत्या,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय बताया गया है, क्योंकि ये सभी हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय को क्या है 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति, ये भी किसमें है? अनुच्छेद 32 में दी गई है। ठीक है, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32। इसके बाद आपका आता है अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 37 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से ली गई है। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय में अपरिवर्तनीय, यानी ये जो है अनुच्छेद में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 37 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 37 में। चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये किसमें दिया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये है आपका अनुच्छेद 32। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है? 39 का भी ए इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 ए निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसमें दी गई है? निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 39 के ए में। तो अगले टॉपिक, अगला अनुच्छेद है हमारा, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसमें हमारा पंचायत का गठन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। अगला अनुच्छेद है हमारा 44 समान नागरिक संहिता, ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता। फिर अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार और मादक पेय पदार्थ। पोषण का अधिकार व पोषण का स्टाइलस दोनों हो गया शायद, अधिकार व मादक पेय पदार्थ, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 47 में। फिर आ गया अगला आर्टिकल, अगला आर्टिकल है हमारा स्टाइलस दोनों हो गया, 2 मिनट दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार व मादक पेय पदार्थ दिया गया है। अनुच्छेद 48 में आपका कृषि व पशुपालन संगठन, कृषि व पशुपालन संगठन, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 48 में। फिर आ गया आपका अगला अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दिया गया है आपको क्या? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, फिर अगला अनुच्छेद है आपका अंतरराष्ट्रीय अशांति, ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 51 में। फिर आ गया आपका अगला अनुच्छेद है आपका 51 के, जिसमें मूल कर्तव्य क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य। ये जो मूल कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इनके द्वारा, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में
संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों को सरदार सुवर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो मूल कर्तव्य है किस देश से लिए गए थे? रूस से। रूस से लिए गए थे क्या मूल कर्तव्य? पहले इनकी संख्या क्या थी? पहले इनकी संख्या 10 थी। मूल संविधान में जो थी, मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दी गई? इनकी संख्या 11 कर दी गई। पहले जो मूल संविधान था, मूल संविधान में जो थी संविधान मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई। आपको इसमें इतनी बात तो ध्यान रखनी है, साथ में इनके कुछ जो आपके 11 मूल कर्तव्य है उनमें से शुरू के 4-5 आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि अब पेपर में डीपली पूछा जाने लगा। ठीक है, तो इसके जो 51 क का जो ए पार्ट है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। बी में कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में सुदृढ़ रखना। सी भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सी में कहा गया है, ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। और डी में जो मूल कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करना। ये 51 कह के शुरू के 4 मूल कर्तव्य है जो मैंने आपको बताया, इनको भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर आ गया आपका 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया है आपको? 52 में। 53 में क्या है? 53 में है आपकी संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। संघ की शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, ये किसमें कहा गया है? 53 में। फिर आ गया 54 में क्या है? 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में आपका निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 55 में। 56 में है आपका राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में क्या दी गई है? राष्ट्रपति की पदावधि, ये किसमें दी गई है? 56 में। फिर आ गया अनुच्छेद आर्टिकल आपका 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता, इसमें क्या दिया गया है? पुनः, यानी कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, फिर आ गया आपका क्या? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 60 में। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, फिर आ गया आपका अगला आर्टिकल है 63। इसमें होगा भारत का एक उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति, ये किसमें है? अनुच्छेद 63 में। फिर अगला आर्टिकल है आपका 71 में है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी। क्या है ये? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है वो किसमें दिए गए हैं? 71 में। ठीक है, फिर आ गया अगला अनुच्छेद है आपका 72, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 72 में। चलिए अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी यानी सरकारी वकील, पर सरकार का सरकारी वकील किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 76 में, भारत का महान्यायवादी। फिर आ गया आपका 79 में आपका संसद का गठन किसमें दिया गया है? 79 में। अगला आर्टिकल है आपका 80 में आपका राज्यसभा का गठन। किसका गठन? राज्यसभा का। ये तो अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में है आपका अनुच्छेद 80 में है आपका राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन। नेक्स्ट में आपका 81
81 में है आपका लोकसभा का गठन। 81 में क्या है आपका लोकसभा का गठन। तो 79, 80 और 81 इसमें क्या है सरला, यानी संसद का गठन, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है हमारा 108। 108 में जब राज्यसभा और लोकसभा में विवाद की स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा या संसद जो आपका ये आर्टिकल है 108, तो संसद में जो जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, संयुक्त बैठक। ये किसमें है, आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक को हमने किससे लिया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी क्या, संयुक्त बैठक। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर। अगला है हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 है हमारा धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, ये किस में दी गई है, आर्टिकल 110 में। अगला है हमारा आर्टिकल वित्तीय अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 100 विवरण। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस में दिया गया है, 112 में। फिर आ गया आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये किस में दी गई है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला है आपका, अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है 124। अगला आर्टिकल कौन सा है आपका, 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आर्टिकल 124 के द्वारा, यानी अनुच्छेद 124 के द्वारा। फिर आ गया आपका 129। 129 है आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना, यानी ये जो उच्चतम न्यायालय है इनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय है उनके द्वारा अगर कोई फैसला दे दिया गया तो आप फिर किस में अपील करेंगे, उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय क्या हो गया है, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है हमारा 143, अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को शक्ति, यानी अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 143 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अगर किसी बात पे राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, न्याय संबंधी जो भी होगा। ठीक है, अब आ गया आपका 148। आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, ये किस में कही गई है, 148 में, अनुच्छेद 148 में कही गई है। ठीक है, फिर आ गया आपका 149। अनुच्छेद 149 में क्या है, इसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य
व कार्य, ये शक्तियां वगैरह ये सभी किसमें है, अनुच्छेद 149 में। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 153। 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो राज्यों का राज्यपाल किसमें है, 153 में। ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा 161। अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी क्षमादान करने की शक्ति, किसी को सजा मिल गई तो उसको क्षमादान करने की शक्ति किसको दी गई है, राज्यपाल को। राज्यपाल को भी है, राष्ट्रपति को भी है। राज्यपाल की इनकी अलग अलग है दोनों की, राष्ट्रपति को अलग तरह की शक्तियां माफ करने का अधिकार है, राज्यपाल को अलग। ठीक है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ये सब मैं आपको पॉलिटी की क्लास में डिटेल में पढ़ा दूंगा। जो भी आर्टिकल्स है ये और इनमें जो बातें कही गई है डिटेल में आपको एक पॉलिटी की क्लास, आपकी पॉलिटी की एक पूरा बैच चलेगा, उसमें आपको मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है हमारा राज्य का महाधिवक्ता। ये किसमें है, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में। ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में कहा गया है विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, किसकी, राज्यपाल की शक्ति। ये किसमें है, आर्टिकल 213 में। और राष्ट्रपति की किसमें थी, 143 में। ठीक है। अगला है हमारा 214। आर्टिकल 214 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। ये किसमें है, आर्टिकल 214 में। और 124 में थे हमारे उच्चतम न्यायालय किसमें था, आर्टिकल 124 में। चलिए अगला है हमारा आर्टिकल 215, उच्च न्यायालयों का विलेख न्यायालय होना। जैसे उच्चतम न्यायालय का विलेख न्यायालय था, इसी तरह उच्च न्यायालय के भी कुछ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके सभी फैसलों का जो है दोबारा आप अपील कर सकते हैं किसमें, उच्च न्यायालय में। जब उच्च न्यायालय में भी अगर आपको न्याय ना मिले तो आप फिर उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। इसी तरह उच्च न्यायालयों का भी क्या है, उच्च न्यायालय भी क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय भी क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 215। फिर चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 226, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां। उच्च न्यायालय भी क्या करता है, उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी करता है, वो करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और ये जो उच्च न्यायालय है वे करते हैं आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है। कुछ रिटों को जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है। ये किसमें हो गया आपका, आर्टिकल 226 में। उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, 32 के तहत। ठीक है। अगला आर्टिकल है आपका 240। इस आर्टिकल को 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, जीएसटी, किस बात क्या कहा गया है इसमें, गुड एंड सर्विस टैक्स। ये किसमें है, आपका आर्टिकल 240 अनुच्छेद 240 में क्या कहा गया आपका, जीएसटी। अगला टॉपिक है आपका, अगला आर्टिकल है 263, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्य। अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ठीक है। ये किसमें है आपका, आर्टिकल 263 में, यानी अनुच्छेद 263 में आपका अंतरराज्यीय परिषद का
गठन। अगला चलिए, अगला है हमारा 266 यानी 266। इसमें है आपकी संचित निधि। संचित निधि किसमें आपकी आर्टिकल 266 में। अगला अगला है आपका आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में है आपकी आस्मिकता निधि। आस्मिकता निधि 266 में संचित निधि, 267 में क्या है आपकी आस्मिकता निधि। आस्मिकता निधि, ठीक है। अगला है आपका 280। इसमें है आपका वित्त आयोग। 280 में क्या है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग का जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 280 में। फिर आ गया आपका अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आपका 300 क्या है, ये है हमारा संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकारों से हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 क्या में जोड़ दिया गया था, ठीक है। ये अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। 300 क्या। फिर आ गया आपका आर्टिकल 315। इसमें है आपका यूपीएससी संलोक सेवा आयोग। किसमें है 315 में क्या है हमारा संलोक सेवा आयोग, ठीक है। फिर अपना 324 आर्टिकल 324 में है आपका निर्वाचन आयोग की से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 324। चलिए अगला टॉपिक है आपका अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग। ये किसमें है आपका अनुच्छेद 338 में कौन सा है आपका अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। फिर आ गया आपका अगला है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग। किसमें है 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर अगला है आपका अनुच्छेद 343। इसमें है राजभाषा। इसमें है अनुच्छेद 343 में। फिर आ गया अगला आर्टिकल है 312 और 352। आर्टिकल 352 में आपको दिया गया है राष्ट्रीय आपात। ये कैसा लगता है, युद्ध हो जाए देश में या बाह्य आक्रमण, इन दो के कारण, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। जब भी सशस्त्र विद्रोह या युद्ध वगैरह होगा तो देश में क्या लगा दिया जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। दूसरा है आपका 356। ये है आपका राष्ट्रपति शासन। जब भी राज्य में कोई शांति फैल जाती है तो सब आपातकाल की स्थिति में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। फिर आ गया आपका अगला आर्टिकल है 360। ये है वित्तीय आपात, जो देश में अब तक का एक भी बार नहीं लगा, वित्तीय आपात। फिर अगला आर्टिकल आपका 368 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपके संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको मैंने एक एक करके आपको समझा दिया, बता दिया। यही परीक्षा के देखते हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनको मैंने बता दिया। आप आराम से इसको 30 मिनट में वीडियो में इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।